नमस्ते गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह। आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं जो कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है मुझे अपनी डे टू डे लाइफ में। इंस्टाग्राम पे मेरे दोस्त पूछते रहते हैं, मेरे रिलेटिव्स पूछते रहते हैं, और आई एम श्योर आप भी अगर एमएमए फॉलो करते रहते हैं तो आपको भी ये क्वेश्चन मिलते रहते होंगे कि एमएमए एक्चुअली है क्या, what is mixed martial arts and why should people take it seriously। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स एमएमए क्या है, इस पे वीडियो है, प्लीज वॉच इट टिल द एंड। वी विल टेल यू अ लॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट। हम आपको बताएंगे कि स्पोर्ट करेंटली कैसा है इंडिया में, इसमें क्या स्कोप है, एंड फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, फ्यूचर क्या सिचुएशन है। तो पहले, मैं हूं सिद्धार्थ सिंह, मैं हूं क्रॉसट्रेन फाइट क्लब का हेड कोच एंड फाउंडर। मैं लगभग 1997 से कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हूं। क्रॉसट्रेन फाइट क्लब हमने शुरू किया था 2012 में, और तब से हमने काफ़ी सारे हाई लेवल फाइटर्स क्रिएट किए हैं। इंडिया के इकलौते रोड टू यूएफसी चैंपियन अंशु जुबली हमारे अकेडमी से हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। एशियन गेम्स में 2 फाइटर्स मेरे स्टूडेंट्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तरुण यादव और अन्वेषा देव, और लगभग 500 नेशनल चैंपियंस इस एकेडमी से निकल के गए हैं। क्रॉसट्रेन फाइट क्लब से हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल। तो मेरे पर्सनली मेरी ट्रेनिंग के बारे में, मेरी कंपटीशन के बारे में, 1997 में मैंने कॉम्बैट स्पोर्ट्स शुरू किया। जैसे मैंने आपको बोला है, मैं जिu-जितु के स्पोर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ और इंडिया का इकलौता कंपटीशन खेलने वाला ब्लैक बेल्ट हूँ। 2022 में मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 11 थी और एशिया रैंकिंग 4 थी, और इस साल मैं दोबारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में टेक पार्ट करूंगा। काफ़ी सारी इंजरीज रही हैं और काफ़ी बिजी रहा हूँ मैं कोचिंग में, तो कॉम्पिटिशन खेल नहीं पाया हूँ, बट इस साल आई बी बैक कम्पीटेड। तो शुरू करते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स होता क्या है। तो पहले शुरू करते हैं कि ये स्पोर्ट शुरू कैसे हुआ, एंड शुरुआत के बारे में जब बोलूँगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्पोर्ट एक्चुअली है क्या। तो जब हमारे पेरेंट्स थे, स्पेशली मैं अपने पेरेंट्स की बात कर सकता हूँ जो 60s-70s में पैदा हुए थे, उस समय कोई क्लियर किसी को आइडिया था नहीं कि दुनिया में सबसे बेहतर मार्शल आर्ट क्या है। कराटे वाले लोग बोलते थे कराटे बहुत अच्छा है, टाइक्वांडो वाले लोग बोलते थे टाइक्वांडो बहुत अच्छा है, रेसलिंग प्रैक्टिस करने वाले लोग बोलते थे रेसलिंग सबसे अच्छा है, बॉक्सिंग वाले बोलेंगे बॉक्सिंग अच्छी है। तो कोई क्लियर कट आंसर नहीं था कि कौन सा मार्शल आर्ट सबसे बेस्ट है। जब डिफरेंट मार्शल आर्ट्स एक के अगेंस्ट एक फाइट करे थे, डिबेट होता था, पर कोई सोल्यूशन नहीं था। तो 1990 अर्ली 90s में 92 93 के आसपास एक यूएस की, अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन आई। उन्होंने बोला कि हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, रिंग में नहीं होगा, उसके लिए एक स्पेशल स्टील का केज बनाएंगे। स्टील का केज बना, 8 साइड थे उसके, उसको अब हम ऑक्टोगन के नाम से जानते हैं। तो उन्हें केज बनाया और केज में 8 लोगों को इनवाइट किया। 8 लोग अलग अलग मार्शल आर्ट से आए थे। एक बॉक्सर था, एक किक बॉक्सर था, एक सुमो रेसलर था, बड़ा सा मोटा था सुमो रेसलर, काफी डिफरेंट टाइप के थे, और एक नया मार्शल आर्ट था जिu-जितु के नाम से, जिसका आदमी सबसे पतला दुबला हल्का यूनिफॉर्म पहन के आया। तो 8 लोग थे उस टूर्नामेंट में, और सारे फाइटर्स हट्टे कट्टे स्ट्रॉन्ग, और वो टूर्नामेंट एक एक करके एलिमिनेशन टूर्नामेंट था। तो पहले 8 लोग थे, 2 लोगों ने फाइट किया, जो जीता आगे गया टूर्नामेंट में, जो हारा वो निकल गया। क्वार्टर फाइनल हुए, सेमीफाइनल हुए और फाइनल हुआ। फाइनल में 2 फाइटर्स पहुंचे। एक था सबसे छोटा टूर्नामेंट का फाइटर, जिसका नाम था हॉइस ग्रेसी, वो ग्रेसी फैमिली से थे, और वो एक मार्शल आर्ट जिसका नाम है जिu-जितु, उसके प्रैक्टिशनर थे। सबसे छोटे, लीन, कोई मसल नहीं, कोई कुछ नहीं, पर वो जिu-जितु कर रहे थे, और अपनी दोनों फाइट वो सबमिशन से जीत चुके थे। तो जिu-जितु को इस्तेमाल करके, कि जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि पंचिंग किकिंग वाला आदमी जीतेगा, तगड़ा आदमी जीतेगा, बट हॉइस ग्रेसी सबसे छोटे थे और उन्होंने पंचिंग किकिंग की नहीं। फाइट शुरू हुई, वो गए, वो
अपोनेंट को पकड़ लिया, नीचे ले गए और चोक कर दिया, जीत गए। ब्रैकेट के दूसरी साइड एक फाइटर थे केन शैमरॉक के नाम से। केन शैमरॉक WWF में भी थे, WWF जिसको अब हम WWE बोलते हैं, उसमें WWF था, एंड वो वहां के भी फाइटर थे। केन शैमरॉक भी सिमिलर स्टाइल से जीते, वो भी ज्यादा किक बॉक्सिंग नहीं किया, उन्होंने भी उनको पकड़ा, नीचे गिराया, चोक कर दिया। अब दोनों फाइनल में दो लोग ऐसे पहुंचे, दोनों सबमिशन वाले थे लोग, बट एक बहुत हट्टा कट्टा स्टेरॉइड लगा के बड़ा आदमी केन शैमरॉक, WWE रेसलर वाला, और एक हॉइस ग्रीसी पतले पुतले। और अब ये इंटरेस्टिंग हो गया कि दोनों को आता है सबमिशन करना, चोक करना, बट इनमें से कौन जीतेगा। और उसमें भी हॉइस ग्रीसी ने बहुत आसानी से केन शैमरॉक को चोक कर दिया और वो 8 मैन टूर्नामेंट जीत गए। और उस टूर्नामेंट का नाम था अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप या UFC। ये ऐसी शुरुआत हुई दुनिया के सबसे बड़े MMA प्रमोशन की UFC। ये था UFC 1। इसको सब लोगों ने देखा और उनको पहली बार समझ में आया कि सिर्फ पंचिंग किकिंग काफी नहीं है, हमें ये ग्रैपलिंग और जूत्सु भी सीखना पड़ेगा, रेसलिंग भी सीखना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ है, UFC 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, अभी हम चल रहे हैं UFC 316। इतने इवेंट्स हो चुके हैं 1992-93 से कि अब सारे फाइटर्स, उनको सब कुछ आता है। सारे फाइटर्स को बॉक्सिंग भी आती है, किक बॉक्सिंग भी आती है, रेसलिंग भी आती है, जिजित्सु भी आता है, और इसके अलावा फाइटर्स ने कराटे से भी चीज़ें ले ली हैं, टाइकोंडो से भी चीज़ें ले ली हैं। तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एक स्पोर्ट है। इसमें मार्शल आर्ट्स सारी हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, नाम इसका है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, यानी कि एक कोई मार्शल आर्ट नहीं है। आप कहीं से भी टेक्निक ले सकते हैं, जब तक वो इफेक्टिव है, लीगल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पोर्ट मिक्स मार्शल आर्ट्स का बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। मैं जब 2008, 9, 10 में यूके में था, इंग्लैंड में था, और जब ट्रेनिंग कर रहा था मुआय थाई की, तब मैंने देखा कि कितना यूके में क्रेज था अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का। सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, स्पोर्ट बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा था। इंडिया में तो कोई जानता नहीं था उस समय, बट बिकॉज मैं बाहर था, मुझे फर्स्ट हैंड देखा कि कितना पॉपुलर स्पोर्ट है। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया में आके खुद कुछ शुरू करूंगा मिक्स मार्शल आर्ट्स में, एंड आई केम बैक एंड 2012 में हम लोगों ने CrossFit फाइट क्लब शुरू किया। नाउ UFC 1 तो 1992 में शुरू हो गया, बट UFC और MMA दो अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, एक क्रिकेट और IPL, क्रिकेट स्पोर्ट है और IPL एक फ्रेंचाइज है। तो सिमिलरली मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA एक स्पोर्ट है और UFC एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ना अब क्या हुआ है कि UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप इतनी पॉपुलर हो गई है, लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं MMA और UFC में। तो लगता है MMA इज UFC एंड UFC इज MMA, बट एक्चुअली स्पोर्ट का नाम मिक्स मार्शल आर्ट्स है, UFC एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो UFC 1 हुआ, 10 साल तक UFC इवेंट्स करते रहे, बट बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस उसका विरोध कर रहे थे, उसको ह्यूमन कॉक फाइटिंग बोल रहे थे, कह रहे थे जो जानवर लड़ रहे हैं, टेक्निक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और बहुत ब्रूटल स्पोर्ट था, रूल्स रेगुलेशंस बहुत क्लियर नहीं थे कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो 2002-3 तक बहुत वायलेंट स्पोर्ट दिख रहा था, रूल्स बहुत अच्छे से आए नहीं थे, और एक्चुअली UFC बंद होने वाला था। उसके बाद डेना वाइट, जो अभी करेंटली प्रेसिडेंट है, उनने देखा कि UFC स्ट्रगल कर रहा है, और उन्होंने अपने दोस्तों से, दो भाई थे जिनके दोस्त हैं फ्रटीटा ब्रदर्स, वो कैसीनो जोन करते थे वेगस में, उनने उनको बोला कि ये UFC ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा स्पोर्ट है, इसको अगर हम ठीक से रन करें तो कल बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो उनके दोस्तों ने डेना वाइट में ट्रस्ट किया और उन्होंने इन्वेस्ट किया और खरीद लिया UFC, जो ऑलरेडी फॉर सेल था, बंद होने वाला था। उन्होंने एक लॉस मेकिंग प्रमोशन को खरीदा और ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म कैसे किया? उनने पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए स्पोर्ट को। जैसे बॉक्सिंग में रूल्स होते हैं, बैक ऑफ द हेड आप नहीं मार सकते, इलीगल टेक्निक्स जो हैं वो नहीं कर सकते, आई गाउजिंग अलाउड नहीं है, बैक ऑफ द हेड मार नहीं सकते, फिश हुक होता है, माउथ के अंदर कुछ टेक्निक नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं MMA में आज भी जो लीगल नहीं है। ग्रॉइन शॉट्स अलाउड नहीं है, आई पोक नहीं कर सकते आप,
ये आपको जो एडम्स एप्पल है, इसको आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते लीगली। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स एमएमए में भी हैं जो इलीगल है। तो उन्हें ये सारे नए रूल्स और रेगुलेशंस इन्फोर्स किए, एथलेटिक कमीशन से रिकग्निशन लिया, जिसका मतलब ये हो कि गवर्नमेंट भी उस स्पोर्ट को ओवरसाइट कर रही थी। तो ये उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे वो स्पोर्ट जो बैन होने वाला था, जिसको लोग ह्यूमन कॉक फाइटिंग बोल रहे थे, वो अब एक स्पोर्ट की तरह लोग परसीव करने लगे। बिजनेस अभी भी वहां पर ग्रो नहीं कर रहा था, तो यूएफसी ने एक बहुत स्मार्ट चीज की, रिस्की बट स्मार्ट चीज ट्राई की। उन्होंने एक रियलिटी शो शुरू किया कॉल्ड द अल्टीमेट फाइटर। तो अल्टीमेट फाइटर या टफ, जो अभी करंटली आई थिंक 30th सीजन में चल रहा है, मेरे को लॉस काउंट, बट यूएफसी 1 जो फर्स्ट रियलिटी शो था वो मैंने देखा, एंड वो पहली बार लोगों को, ऑडियंस को, फैंस को समझ में आया कि ये जो केज के अंदर फाइटर्स हैं, दे आर ऑल्सो पीपल। इनकी भी फैमिलीज हैं, इनके भी स्ट्रगल्स हैं, इनकी भी पर्सनालिटीज हैं। तो वो पहली बार लोगों को समझ में आया कि ये लोग, एक्चुअल जो लोग हैं वो कितने इंटरेस्टिंग हैं। तो जैसे हम मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड हो गई, हॉलीवुड हो गई, हम लोग हीरो से वी फॉल इन लव विद द हीरो, विद द कास्ट, स्टोरी लाइन। सिमिलरली यूएफसी में होने लगा। थ्रू द रियलिटी शो हमें लोगों की, फाइटर्स की पर्सनैलिटी समझ में आई, उनका कैरेक्टर समझ में आया, एंड एट द एंड ऑफ द एपिसोड उनकी फाइट होती थी। तो पीपल स्टार्टेड टू सी द पर्सन बिहाइंड द फाइटर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्ट था यूएफसी का अपनी ऑडियंस के साथ। एंड इवेंचुअली जब रियलिटी शो खत्म हुआ तो उन्होंने एक यूएफसी का एक इवेंट किया, जिसका मेन इवेंट था रिच फ्रैंकलिन, जो उस समय यूएफसी के लाइट हेवीवेट फाइटर थे। उनका फाइट था मेन इवेंट में, एंड ही वन दैट फाइट प्रीटी इजीली। बट उससे पहले जो को मेन इवेंट था वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में फॉरेस्ट ग्रिफिन और स्टेफन बॉनर का था। एंड वो फाइट आज के समय में यूएफसी की हॉल ऑफ फेम में है फाइट। बहुत एक्साइटिंग फाइट थी। दो लोग, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, दोनों फाइनल्स में थे, दोनों ने खड़े होकर जो स्टैंड अप ब्रॉल किया, तीनों राउंड दोनों के खून निकल रहा था, थके हुए थे, बट दे वांटेड द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों फाइटर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला, फॉरेस्ट ग्रिफिन वन। एंड उन लोगों ने, यूएफसी की ब्रास ने, उनके मैनेजमेंट ने देखा कि जैसे ये फाइट बढ़ रही थी और एक्साइटिंग होती जा रही थी, ऑडियंस पूरे यूएस वाइड बढ़ने लगी। सब लोग अपने दोस्तों को बोलने लगे ये फाइट चल रही है, क्रेजी है, देखो, मस्ट वॉच। एंड उस सिंगल फाइट में, उस सिंगल इवेंट में यूएफसी की पॉपुलैरिटी एक्सप्लोड हो गई अमेरिका में। उसके बाद से ऑडियंस भी बढ़ी, यूएफसी अपनी मशीनरी को इम्प्रूव करता रहा, और रियलिटी शो होते रहे, और अच्छे अच्छे फाइटर्स बनते रहे। यूएफसी इन्वेस्ट करता रहा स्टोरी लाइन्स में, कैरेक्टर्स में, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ करता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई करता है। सुपरस्टार्स होते हैं, फाइटर्स होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, उनकी पर्सनालिटी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कितने अच्छे से प्रेजेंट करती है। सिमिलरली यूएफसी भी एम्बेडेड शो करने लगा, काउंटडाउन शो करने लगा, और सोशल मीडिया से इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स उभर के आए। ब्रॉक लेसनर पहले ही डब्ल्यूएफ के इतने बड़े सुपरस्टार थे, वो आए स्पोर्ट में। रॉन्डा राउसी आई, जूडो गोल्ड मेडलिस्ट। इवेंचुअली कॉनर मैग्रेगर आए, आयरलैंड के पहले फाइटर आए, और उनके साथ स्पोर्ट एक्सप्लोड हुआ, पॉपुलैरिटी एक्सप्लोड हुई। एंड डिफरेंट सुपरस्टार जो डिफरेंट रीजन से आए, उसने रीजनल एक्सप्लोजन किया। फॉर एग्जाम्पल जीएसपी, जॉर्ज सेंट पियर, जो वेल्टरवेट चैंपियन रहे बहुत टाइम तक, वो कनाडा से आए थे। वो जब चैंपियन बने तो स्पोर्ट कनाडा में एक्सप्लोर हो गया। कॉनर मैग्रेगर आयरलैंड से आए, वो जब जीते तो आयरलैंड में स्पोर्ट एक्सप्लोर हो गया। माइकल बिस्पिंग यूके से आए, यूके में स्पोर्ट एक्सप्लोर हो गया। तो ब्राजील का तो मतलब जित्सु ब्राजील से ही आता है, तो ओरिजिन स्पोर्ट के ब्राजील में ही थे। तो ब्राजील में अभी भी मिक्स मार्शल आर्ट्स बहुत पॉपुलर है। तो जैसे जैसे सुपरस्टार्स आए, वैसे वैसे ये स्पोर्ट रीजनली भी ग्रो करता रहा। एक एरिया है रशिया का, दागिस्तान। मैंने तो उसका नाम नहीं सुना था कबीब और उसकी टीम आने से पहले। तो कबीब आए, उनके इस्लाम आए, उसके बाद से पूरी दुनिया को पता चल गया दागिस्तान है क्या। रशिया सबको पता था, पर दागिस्तान नहीं पता, अब पता है।
तो जैसे जैसे ये लोकल सुपरस्टार्स आए, स्पोर्ट ग्रो करता रहा। अभी चाइना में वेली है चैंपियन, एंड चाइना में स्पोर्ट एक्सप्लोर कर रहा है। यूएफसी ने चाइना में अपना परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट क्रिएट किया है, इट्स ग्रोइंग रैपिडली। इंडिया में अंशुल वन रोड टू यूएफसी एंड आफ्टर दैट थिंग्स वेंट क्रेजी। अंशुल के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए ऑलमोस्ट। तो द स्पोर्ट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। करंट सीन ये है कि अगर आप इंडिया में फाइटिंग परस्यू करना चाह रहे हैं, द लेवल ऑफ ट्रेनिंग इज गेटिंग बेटर। जिम्स इंडिया में आई विल से 4-5 बहुत अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ से अच्छे लेवल के फाइटर्स बने हुए हैं। येस, राइट नाउ इंडियन फाइटर्स यूएफसी में बहुत जीत नहीं रहे, बट आप देखिए हम कहाँ से आए हैं। 10 साल पहले कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इंडियंस यूएफसी में फाइट कर रहे होंगे। मुझे तो हमेशा लोगों ने बोला कि कोई इंडियन यूएफसी में कभी नहीं आएगा, और जब अंशुल ने रूट यूएफसी जीता, बहुत लोग सरप्राइज हो गए कि इंडिया से फाइटर जाके रूट यूएफसी जीता है, बट इट हैपेंड। एंड यही मैं चीज़ आपको बोलना चाहूँ कि यस, अभी लुकिंग थिंग्स एट द प्रेजेंट, पॉजिटिव चीज़ ये है कि यूएफसी कॉन्स्टेंटली लुकआउट कर रहा है नेक्स्ट इंडियन सुपरस्टार का, बिकॉज दे अंडरस्टैंड इंडिया में 1.5 बिलियन लोग हैं एंड दे वांट अ सुपरस्टार फ्रॉम इंडिया। दे वांट, वो चाह रहे हैं कि कॉनर मैकग्रेगर टाइप का कोई सुपरस्टार इंडिया से निकल के आए। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं जो अब लेवल बढ़ता जा रहा है। मैं क्रॉसिंग की बात कर सकता हूँ, अंशुल के जीतने के बाद हमारी ट्रेनिंग बहुत अप हो गई, बिकॉज मैं जब अंशुल के साथ गया यूएफसी, मैंने देखा कि इंटरनेशनल लेवल कोचेस क्या सिखा रहे हैं, किस चीज़ों पे काम कर रहे हैं। मैंने उनके साथ ट्रेन किया, मैं दुनिया भर जाके मैंने सीखा। आई रियलाइज कि अगर हमें इंडियंस को यूएफसी में डालना है, कंपेरेटिव रखना है और कल चैंपियन बनना है, तो कोचिंग ऑल्सो हैज़ टू मैच। तो आई कैन गारंटी यू कि हमारी कोचिंग भी वर्ल्ड लेवल तक पहुंच रही है। वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड आवर फाइटर्स आर आल्सो इंप्रूविंग। यूएफसी पहुंचने से पहले हर देश में एक स्पोर्ट का इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम का मतलब टूर्नामेंट्स होते हैं लोकल और प्रोफेशनल। इंडिया में वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। अगर हम जित्सु की बात करेंगे तो जित्सु कॉर्नरस्टोन है मिक्स मार्शल आर्ट्स का। फर्स्ट यूएफसी फाइट में जीता। तो टूर्नामेंट्स वाइज इंडिया में एडीसीसी होता है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैपलिंग टूर्नामेंट इंडिया में होता है साल में एक बार। इतना हाई लेवल का टूर्नामेंट होता है, बाहर से रेफरीज आते हैं, इंडिया में कंपेरेटर्स आते हैं बाहर से, वो अब इंडिया में है। एजीपी अब इंडिया में है, अबू धाबी जित्सु प्रो, दुनिया का सबसे बड़ा जित्सु टूर्नामेंट, वो इंडिया में है। इस महीने हो रहा है, 2 हफ्ते में हो रहा है। तो अगर आप फाइटर हैं तो आप इन टूर्नामेंट पे टेक पार्ट कर सकते हैं। ये वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट्स इंडिया में हैं। इसके अलावा एमएमए की बात करते हैं तो आई थिंक मैट्रिक्स फाइट नाइट इंडिया का सबसे बेस्ट एमएमए प्रमोशन है। अगर आपको प्रो लेवल का फाइटर बनना है और अच्छा रिकॉर्ड बिल्ड करना है तो एमएफएन बहुत अच्छा बेस है। एमएफएन इंडिया के बेस्ट एमेचर फाइटर्स को लेता है, उनको फाइट कराता है प्रो लेवल पे, और जो फाइटर्स अच्छा करते हैं, जीतते हैं, उनको इंटरनेशनल फाइटर्स भी ला के देता है। तो आपको बिना बाहर जाए इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन इंडिया में मिल रहा है, आप एमएफएन के चैंपियन बन सकते हैं। तो इट्स क्रेजी, द अपॉर्चुनिटीज आर क्रेजी। अगर आप फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट से हैं तो अतुर्तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप जाके ट्रेन कर सकते हैं, जहाँ पर आप जाके आप फाइट कर सकते हैं। अतुर्तो हर 2 महीने 3 महीने में एक इवेंट कराता है, वेरी गुड इवेंट। तो अपॉर्चुनिटीज़ एमेचर लेवल पे भी बहुत हैं, प्रो लेवल पे भी बहुत हैं। इट्स मैटर ऑफ टाइम। 10 साल पहले लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे इंडियन इन द यूएफसी। अब मैं आपको ये बोलूँगा 10 साल में दे विल बी एन इंडियन चैंपियन। तो आप बोलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ 10 साल पहले जो मैं बोल रहा था लोग हंस रहे थे कि कोई रोड टू यूएफसी जीतेगा, लोग हंस रहे थे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 10 साल में इंडिया का एक यूएफसी चैंपियन होगा। आपको हंसना हो तो हंस लो, बट इट्स समथिंग आई एम टेलिंग यू इज गोइंग टू हैपन। तो पॉइंट बीइंग कि अगर आपको स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना है, घुसना है, दिस इज द राइट टाइम। स्पोर्ट इज ग्रोइंग, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड इसको कोई रोक नहीं सकता। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया में भी इट इज गोइंग टू बी ग्रोइंग इवन फास्टर। अभी इतना जितना फास्ट कर रहा है, इट विल ग्रो इवन फास्टर। So, one important thing, अगर आप फाइटर हैं and if you want to continue to get better, please don't ignore your nutrition, your diet. हम लोग के चैनल के स्पॉन्सर हैं 191 न्यूट्रिशन। There are 4 products, I use all 4
मेरे जॉइंट्स के लिए आई यूज जॉइंट सपोर्ट। हम लोग पंचिंग करते हैं, किकिंग करते हैं, कॉन्स्टेंटली जॉइंट्स में प्रेशर आता है, तो जॉइंट सपोर्ट हेल्प करता है कि इंजरीज ना हो, अगर होती है तो रिकवर उनसे जल्दी करना है। एक रिकवरी सप्लीमेंट है, रात को सो, 2 बार ट्रेनिंग करने के बाद दिन में सो, सुबह उठ जाओ कंप्लीटली फ्रेश, रिकवरी सप्लीमेंट। हाइड्रेशन, ट्रेनिंग के बीच में पसीना आ रहा है, सॉर्स निकल रहे हैं, टेक द हाइड्रेशन सप्लीमेंट, यू फील 100% रेडी टू गो। एंड मल्टीवाइटमिन, जिससे अभी कह रहे हैं कोविड वापस फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मल्टीवाइटमिन दिया, योर इम्यूनिटी इज गुड, यू गुड टू गो। तो इफ यू वांट टू बाय 191 न्यूट्रिशन, नीचे प्रोडक्ट्स हैं और वी विल आल्सो राइट, हम लोग लिंक दे देंगे, यू कैन गो एंड बाय 191 न्यूट्रिशन। अगर यू वांट टू फॉलो द फाइटर लाइफस्टाइल, इट्स नॉट अ इजी लाइफस्टाइल, बट इफ यू वांट टू बिकम अ फाइटर, अगर आपको चैंपियन बनना है, वो लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, यू शुड जॉइन हम लोग का इंस्टाग्राम पे, माई प्रोफाइल इज @CFC Sid, या फिर हमारा चैनल है अल्फा अप आर्मी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड स्टे कनेक्टेड। एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो MMA सीखना चाह रहे हैं या आपके पेरेंट्स जानना चाह रहे हैं MMA के बारे में, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, प्लीज कमेंट इन दिस वीडियो एंड लेट अस नो। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस चैनल को, वी क्रॉस्ड 4000 सब्सक्राइबर्स। हम लोग ग्रो करते जाएंगे और अच्छे वीडियोस बनाते जाएंगे, इंफॉर्मेटिव। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, आस्क अस। इस चैनल आपके लिए हमने शुरू किया। थैंक यू सो मच गाइस, अगले हफ्ते मिलेंगे, टेक केयर।